हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन करेंगे। देखते हैं कि आज की क्लास में कितना रिवीजन कर पाते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड वो मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स विच वी हैड अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब हमारी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो वगैरह को बनाने के लिए हमने अकाउंट्स के जिस नियम को, जिन मेथड्स को यूज किया है, वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। नाउ ICAI का बोलना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कि आपकी जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। मतलब एक नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाना है, उसमें आपकी सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर होना है। सारे डिस्क्लोजर एक जगह पे होने चाहिए। सारे डिस्क्लोजर को पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाना चाहिए और सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब है रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब है जो लोगों के डिसीजन मेकिंग में इंफ्लुएंस करे या हेल्प करे। तो बेसिकली आप जिनको मानते हो, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, तो मैनेजमेंट जिनको मानता है कि हाँ भाई ये पॉलिसीज रेलेवेंट हैं, इनका नॉलेज लोगों को होना चाहिए, उन सारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है, एक जगह पे डिस्क्लोज करना है और वो डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ICAI कभी भी नहीं बोलता कि आप कोई भी कंपनी हो, मतलब रिलायंस हो, टिस्को हो, गेल हो, NGC हो, भेल हो, सबको नहीं बोलता कि ये देखो ये 50 अकाउंटिंग पॉलिसीज है, लो इसमें से सिलेक्ट कर लो। नो, ICAI का ये मानना है कि डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस में काम करने वाली कंपनियों का अकाउंटिंग पॉलिसीज कभी भी सेम नहीं हो सकता। एक सर्विस सेक्टर का अकाउंटिंग पॉलिसी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी से अलग होगा। एक टेक्सटाइल कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज एक पेट्रोलियम कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी से अलग होगी। और मेजर एरियाज जहां पे अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग होती हैं उनमें एक है इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड सेट्स, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को लेकर के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, इन सब में लोगों की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग होंगी। हाँ, ICAI ये कोशिश करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना करके जितनी हो सके ऑप्शंस को लिमिटेड किया जाए। अगर टू मेनी ऑप्शंस विल बी गिवन तो टू मेनी कंफ्यूजन्स विल अकर एंड कंपेरेबिलिटी विल बी लॉस्ट। सो ICAI टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता रहता है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है, लेकिन इतना भी मल्टीपल नहीं कि 50, 100, 200 ऑप्शन दे दिया। मैक्सिमम 2, 3, 4 ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन ICAI ने पिछले 25-30 सालों में यह कोशिश की है कि जितना हो सके ऑप्शंस को कम किया जाए जिससे कंपेरेबिलिटी इंप्रूव हो सके। नाउ डिस्क्लोजर्स जो इन्होंने बोला कि सारी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसकी जरूरत क्यों है? व्हाट इज द नेसेसिटी? द आंसर इज, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एक बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो को आप स्टडी करते हो और आपको यह मालूम नहीं है कि इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं जिसके बेस पे इन्होंने ये बैलेंस शीट बनाई है, मालूम नहीं मालूम, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करते हो, तो आपको जो चीज जितना समझ में आता है, जितना भी समझ में आता है, अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज का भी नॉलेज होता उसी कंपनी का और फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते, तो आपको डेफिनेटली उससे बेहतर समझ में आएगा। जितना बेहतर आप पहले समझे थे ना, विदाउट द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप जितना समझे थे उससे ज्यादा समझ पाएंगे अगर आपको पॉलिसीज का भी नॉलेज होगा। आपको पता रहेगा डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड यूजिंग WDV बेसिस, द रेट्स आर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013,
आपको पता रहेगा गुडविल इज बीइंग अमोर्टाइज्ड इन 5 years, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, रॉ मटेरियल हैज बीन ब्रॉट डाउन बिलो कॉस्ट only when the finished goods are not able to recover cost, and replacement cost has been taken as the NRV of रॉ मटेरियल्स. ये सब बातें अगर आपको मालूम रहेंगी और फिर अगर आप फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ऑब्वियसली फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको बेहतर समझ में आएगा. तो डिस्क्लोजर्स इंप्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी इज ए क्वालिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब आते हैं कि आईसीएआई का बोलना है कि देखो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके तो हमको जो बोलना था बोल दिया. हमको बोलना था कि डिस्क्लोजर होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए जो कि नोट्स ऑन अकाउंट्स है, और डिस्क्लोजर को पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए क्योंकि नोट्स पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है. बोला मेन बात हमने बोल दिया, लेकिन 3-4 बातें हमको और बोलनी है. जैसे एक बात है कि हिंदुस्तान में जितने भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, वो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो करके बनते हैं. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब हुआ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कॉन्सेप्ट्स जिनको सारी एंटिटीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त फॉलो करती हैं. एकदम बेसिक रूल्स जिसको कहते हैं ना, उनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोलते हैं. जैसे चलने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, नहाने के लिए पानी की जरूरत है. तो ये जो कुछ बातें हैं ना, इसी तरह के अकाउंट्स में कुछ नियम है जिनको हर कोई फॉलो करता है. और क्योंकि हर कोई फॉलो करता है तो हर दूसरा आदमी जानता है कि ये फॉलो हो रहा होगा. जैसे मैं अगर रिलायंस की बैलेंस शीट मेरे हाथ में आएगी तो मेरे को ये मन में रहेगा कि ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तो जरूर फॉलो हुआ होगा, क्योंकि इसको तो सभी फॉलो करते हैं. और क्योंकि सभी फॉलो करते हैं इसलिए किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि मैंने इनको फॉलो किया है. लेकिन अगर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में से एक भी अजम्पशन किसी ने भी फॉलो नहीं किया तो उसको नोट्स में डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि मैंने ये वाला फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं किया. नाउ क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है अक्रूवल. गोइंग कंसर्न का बेसिक मतलब है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी अपना जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो वो ये सोच के बनाती है कि ये एंटिटी आने वाले दिनों में जल्दी से बंद होने वाली नहीं है, ये अपने ऑपरेशन को मटीरियली कर्टेल करने वाली नहीं है, ये अपने धंधे को फॉरएवर कंटिन्यू करेगी. और इसीलिए ये अपने असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाती हैं और अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को पीएल में दिखाती हैं. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैं एक बार अडॉप्ट करता हूं तो आने वाले साल दर साल आई विल बी कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फॉलोइंग द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज ईयर आफ्टर ईयर. अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम हम जब P&L में लिखेंगे तो अक्रूवल बेसिस पे लिखेंगे. हम इस बात को नहीं सोचेंगे कि पैसा हमने पे किया या पैसा हमको मिला या नहीं मिला. अगर इनकम अक्रू हो गया तो हम इनकम लिख देंगे, खर्चा अक्रू हो गया तो हम खर्चा लिख देंगे, पेमेंट नहीं हुआ अगर तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी लिख देंगे, पर खर्चा तो पीएल में लिखेंगे ही लिखेंगे. मान लो सैलरी साल भर की 2 लाख, पेमेंट नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट अगले साल हो जाएगी, पीएल में तो सैलरी लिखेंगे ना. तो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर इनकर्ड एंड अर्न्ड. सो द आइडिया इज वेरी सिंपल. ये जो 3 रूल हैं, ये तीनों रूल को या कॉन्सेप्ट को सारी एंटिटीज फॉलो करती हैं, और क्योंकि सारे लोग फॉलो करते हैं इसीलिए इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोला जाता है. एक और बात AS 1 में बोला गया है, एंड दैट इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द रूल्स विच आर टू बी फॉलोड व्हाइल सेलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज. देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है. तो फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन की जिम्मेदारी भी ऑब्वियसली मैनेजमेंट की ही तो हुई. तो मैनेजमेंट को बोला गया कि बॉस, व्हेन यू सेलेक्ट योर अकाउंटिंग पॉलिसीज यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड द ट्रू एंड फेयर व्यू कॉन्सेप्ट. मतलब
आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि जब उस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो पीएल अपनी प्रॉफिट को लेकर के ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा, बैलेंस शीट अपनी असेट लायबिलिटी को लेकर के ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा, कैश फ्लो अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज को लेकर के ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा। मतलब आपके सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से फिनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्टॉर्ट, बिगड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए आईसीआई ने 3-4 बातें और बोली। उन्होंने एक बात बोला, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। उन्होंने बोला कि अगर किसी भी पॉलिसी को सेलेक्ट करते वक्त, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखते वक्त, अगर आपको यह लगे कि इसके सब्सटेंस एंड फॉर्म एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, फॉर्म मतलब ट्रांजैक्शन जैसा दिखाई दे रहा है, सब्सटेंस मतलब ट्रांजैक्शन जैसा है, फॉर्म मतलब थॉट, सब्सटेंस मतलब रियलिटी। अगर रियलिटी थिंकिंग से अलग है, रियलिटी के साथ रहिए, थिंकिंग के साथ नहीं। मैं सोचता हूं कि तुम बहुत अच्छा लड़का है, पर मुझे पता चला कि तुम बहुत बुरा लड़का है, तो तुम बुरा लड़का है, तुम अच्छा नहीं है। मेरे सोचने से क्या होता है? भाई ये तेरे लिए नहीं बोला, इतने दिन के बाद क्लास में तुम लोगों से इस तरह का थ्योरी का बात कर रहा हूं तो मेरे को मजा लेने का मन किया कि एक हंसी मजाक का बात कर दूं, तो मैंने किया। सो ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हुआ कि भाई ट्रांजैक्शन को सच की बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाए, सोच की बेसिस पे नहीं। कैसा लगता है ट्रांजैक्शन, उसके बेस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाए, कैसा सच्ची में वो ट्रांजैक्शन है उसके बेस पे उसको रिकॉर्ड किया जाए। फिर एक रूल है प्रूडेंस का। अच्छा, आईसीआई का मानना है कि अगर आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस, मटीरियलिटी, इन सब बातों को अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब एकदम ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, और भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा, पर ये 3 बातें भी करनी पड़ेंगी ट्रू एंड फेयर व्यू लाने के लिए। कोशिश तो सारी करनी पड़ेगी कि हर जगह हर वक्त तुम ट्रू एंड फेयर व्यू लाओ। मतलब तुम सच बोलो, मतलब तुम फेथफुल रहो, मतलब तुम अनबायस्ड रहो, मतलब तुम जो बोलो कंप्लीट बोलो, मतलब तुम एरर फ्री रहो, मतलब तुम मिस्टेक ना करो। ये सब कुछ तुम करोगे तो ट्रू एंड फेयर रहोगे। तो पॉलिसी सेलेक्ट करते समय भी ये सब बातों को ध्यान रखो। फेथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, अनबायस्ड, करेक्ट, कंप्लीट। प्रूडेंस का मतलब होता है कि अननेसेसरी किसी इनकम को एंटिसिपेट मत करो। अगर इनकम अक्रू नहीं हुआ है तो मत लिखो। लेकिन अगर एक्सपेंसेस को लेकर के आपको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं ये एक्सपेंसेस आने वाले टाइम पे होगा, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेंट्री का एनआरवी गिर गया तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे लिख के लॉस बुक करते हैं। भले अगला साल जब बेचने जाएंगे तो माल का दाम बढ़ के बिकेगा, हो सकता है, पर आज के दिन लॉस लिख लो। हम डेटर का पीबीडीडी बना दिए, डेटर 1 लाख का था, हम 5,000 का पीबीडीडी बना दिए। हमको लगा कि पैसा डूब सकता है, हो सकता है अगला बार नहीं डूबे, अगला बार नहीं डूबेगा तो इनकम लिख देंगे, पर अभी लॉस लिख के चलो। अच्छा, इस चक्कर में ओवर कंजर्वेटिज्म भी नहीं होना है। प्रूडेंस का मतलब यह नहीं कि एक्सेस प्रूडेंस कर लो, 1 लाख का डेटर है, पूरा 1 लाख का बैड डेट का प्रोविजन बना दिया, ऐसा नहीं। बिकॉज उसके लिए फिर ऑडिटर क्वेश्चन करेगा, 1 लाख तुमको कैसे लगा कि डूबेगा, इतने सारे डेटर सब डुबा देंगे क्या? तो आपको जस्टिफाई, फिर आप ट्रू एंड फेयर नहीं है। ओवर कंजर्वेटिज्म मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग द ट्रू एंड फेयरनेस। तो ट्रू एंड फेयर होना जरूरी है, सच्चाई का साथ रहिए। सो प्रूडेंस का मतलब होता है एंटिसिपेट योर लॉसेस बट डोंट एंटिसिपेट योर इनकम्स। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है कि आपको लगता है इसको मैं नहीं बताऊंगा तो लोगों का डिसीजन मेकिंग रॉन्गली इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उस मटेरियल इंफॉर्मेशन को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जगह मिलनी चाहिए। अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जगह नहीं दे पाते हो तो नोट्स में उसके बारे में बतलाया जाना चाहिए। बिकॉज मटेरियल इंफॉर्मेशन का छुपाया जाना मतलब आप फेयर नहीं हैं, कोई बड़ी बात आप छुपा रहे हैं। नाउ AS1 में एक बात और बोली गई है, चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। ऐसे चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिटेल डिस्कशन
AS5 में होता है और AS5 तुम्हारे ग्रुप 2 के सिलेबस में है, लेकिन AS1 में मैं आपको चेंजेस इन दी अकाउंटिंग पॉलिसीज का रिवीजन कराता हूं कि थोड़ी देर पहले आप पढ़े कि पॉलिसीज मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर. ट्रू, बट व्हाट टू डू इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड? आई एम कंसिस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, बट क्या करूं अगर बदलाव की जरूरत है तो? एस ने पूछा बदलाव की जरूरत कैसे पड़ी? मैंने आंसर दिया लॉ बदल गया. मैंने आंसर दिया एएस बदल गया. मैंने आंसर दिया कि मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट का बेटर प्रेजेंटेशन तभी होगा अगर मैं मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलूंगा. ये वाली कोई सी भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी मान लो मुझे बदलनी है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज्ड इफ स्टैट्यूट रिक्वायर्स दैट, or it can be changed when AS requires a change, or it can be changed if because of change the financial statement will be presented more better in more better manner. तो अगर मैं कभी भी पॉलिसी चेंज करूंगा ना, तो एक तो इन तीनों रीजन को ध्यान में रख के करूंगा. 2, जब भी मैं पॉलिसीज चेंज करूंगा ये मान के चलिए कि पॉलिसी चेंजेस का इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, एस्टिमेट चेंज का इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है. इसीलिए डेप्रिसिएशन के चेंज को आजकल एस्टिमेट चेंज बोला जाता है. ध्यान रखिएगा ये बात. तो पॉलिसी जब भी मैं चेंज करूंगा ना, तो मुझे एक तो मैंने जो पॉलिसी चेंज की है उसके बारे में नोट्स में बताना पड़ेगा. 2, फिनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी आइटम में क्या क्या इंपैक्ट आया बताना पड़ेगा. अगर कोई इंपैक्ट नहीं भी आया तो भी मैं फैक्ट को तो छुपा नहीं सकता, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा. एंड लास्ट, अगर मैं इफेक्ट बताने जा रहा हूं, इफेक्ट पड़ा है, मैं इफेक्ट बताने जा रहा हूं, बट इफेक्ट को मैं कंप्यूट नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे यह बात बताना पड़ेगा कि दिस इंपैक्ट कैन नॉट बी एसरटेन्ड. तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में ग्रुप 2 में आपको दोबारा सुनने मिलेगा. ये एक पैराग्राफ AS1 और AS5 में दोनों जगह पे लिख दिया गया है. AS1 तो फर्स्ट में बना बोल के लिख दिया गया, और फिर AS5 इस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए बना तो उसमें भी लिख दिया गया. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ AS1 इज कि क्या गलत ट्रीटमेंट करके, रॉन्ग ट्रीटमेंट करके उसके बारे में डिस्क्लोज कर देने से ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाता है? आंसर इज नो. आपने गलती किया, मान लीजिए आपने डिप्रीशिएशन रिकॉर्ड नहीं किया असेट्स पे, तो थोड़ी हम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर बोल देंगे. ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता. आपको मालूम होगा एस उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, और जिनका ऑडिट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑडिट करके ट्रू एंड फेयर का सर्टिफिकेट देता है. तो अगर आपने डिप्रीशिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, आपका P&L ट्रू एंड फेयर नहीं है, आपके बैलेंस शीट की असेट्स ओवर स्टेटेड है, आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं हुआ तो आपको ट्रू एंड फेयर की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी. ऑडिटर क्वालिफाइंग रिमार्क्स देगा. तो AS1 ने साफ बोला कि रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके उसका डिस्क्लोजर कर देने से चलता नहीं है. रॉन्ग को राइट करिए, फिर राइट की सारी बातों का डिस्क्लोजर कीजिए कि लोगों को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए. सारी अकाउंटिंग पॉलिसी बताइए ताकि लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएं, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएं. अच्छे से नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाइए, उसमें सारा डिटेल दीजिए ताकि लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएं. जैसे मैं कंपनी बैलेंस शीट में नोट्स बनाने बोल रहा था, शेयर कैपिटल के बारे में वो लिखो, रिजर्व सरप्लस के बारे में वो लिखो, बोरोइंग के बारे में वो बताओ, मोर्टगेज के बारे में बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताओ, डिफॉल्ट के बारे में बताओ, पार्टली पेड शेयर के बारे में बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन के बारे में बताओ. सब बताओगे तो लोग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. और इसी के लिए डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का AS बना कि भाई डिस्क्लोजर जितना ज्यादा होगा अंडरस्टैंडेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी. जैसे आप मेरे को बार बार बोलते हैं सर एग्जांपल दीजिए, इसके बारे में डिटेल में समझाइए, तो वो डिटेल देने का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. थैंक यू.